हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 5 है ना। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था इस समय। तो जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन हेल्थ। ठीक है ना। ये एक हेडिंग दे करके इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है, ये इजी है ना। ये पर्टिकुलर पार्ट है, उसके अंदर कई सारे हेडिंग्स है। ठीक है, जिसके अंदर पहला हेडिंग है वाटर पोल्यूशन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग। ये गलत हो गया, ड्रिंक नहीं है, ड्रिंकिंग है। ये क्या है? ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप फटाफट देख लेते हैं इसको। बेसिक है, आता ही है, एक रीड लेंगे फटाफट। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 है, वाटर पोल्यूशन आएगा, नॉइस पोल्यूशन आएगा, साउंड पोल्यूशन आएगा, सारी बातें आएंगी इसके अंदर। साउंड नॉइस एक ही हो गया, एयर पोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो देख लेते डेफिनेशन क्या है। वाटर पोल्यूशन हमको पता है, कोई भी ऐसी चीज जो पानी के अंदर आ जाए और हार्मफुल हो। किसके लिए? पानी के जानवरों के लिए, पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए, या उस पानी को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे लिए। तो सिंपल सी बात है, वाटर पोल्यूशन ऑकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर केमिकल्स होते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं। कंटेमिनेट का मतलब दूषित कर देते हैं आ स्ट्रीम, कोई नहर को, नदी को, झील को, समुंदर को। एक्यूफायर हम कह सकते हैं जो हमारे ग्राउंड वाटर है, जहां से हम पानी निकालते हैं, और अदर बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो कोई भी चीज ज्यादा केमिकल हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो दूषित कर दें किसी नहर को, नदी को, झील को, लेक, झील, ओशियन, समुंदर, या ग्राउंड वाटर को, तो वो सिंपली क्या कहलाता है? वाटर पोल्यूशन कहलाता है। अच्छा, ये जब कंटेमिनेट कर देंगे तो डिग्रेड वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, गिर जाएगी, एंड रेंडरिंग इट टॉक्सिक टू ह्यूमंस और द एनवायरमेंट। और ये उसको कर देता है, ये जो कंटेमिनेशन हुआ ये कंटेमिनेशन टॉक्सिक कर देगा इस पानी को इंसानों के लिए और एनवायरमेंट के लिए। वो पानी एनवायरमेंट के लिए भी खतरनाक हो जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहां पर हमें कुछ खास नहीं पढ़ना था। सोर्सेस हमको पता है, इंडस्ट्री से आता है, घरों से आता है, हॉस्पिटल से आता है, तमाम जगह। तो वो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। कॉजेस या सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्री सबसे बड़ा सोर्स कौन है? इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इज अ ह्यूज सोर्स, बहुत बड़ा सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। इट प्रोड्यूसेस पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट मतलब अनवांटेड थिंग्स जो पानी के अंदर आ जाए, पॉल्यूटेंट जो एयर के अंदर हो गई। तो कोई भी अनवांटेड थिंग जो पॉल्यूशन पैदा करे उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉल्यूटेंट। लिख लो इसकी हिंदी, बार बार नहीं बताऊंगा। कोई भी ऐसी चीज जो अनडिजायरेबल है, जो हम नहीं चाहते कि वहां पर हो, या सिंपल जो चीज पॉल्यूशन पैदा करे उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। That are extremely harmful to people and the environment। तो कह रहा है इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सोर्स है जहां से वाटर पोल्यूशन होता है। यहां से पॉल्यूटेंट निकलते हैं, इंडस्ट्री पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है लोगों के लिए और एनवायरमेंट के लिए। मैनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज यूज फ्रेश वाटर टू कैरी अवे वेस्ट, है ना। अब इंडस्ट्री की बात क्यों जाते हो? अपने घरों में ही देख लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नहा रहे हैं, इवन नहाने के बाद या हम लोगों ने क्या किया, कुल्ला वगैरह किया, ठीक है, वो पानी तो हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, आजकल उसको भी बचाने के तरीके चल रहे हैं। तो हम लोग अपने घर की गंदगी को भी साफ पानी से धोते हैं। ऑब्वियसली बात है ना। जैसे कि अपना जो वो होता है, सीवर वगैरह होता है, नालियां होता है, नाली में भी पानी हैंड से भर भर के हम डाल के साफ करते हैं। तो ये सब क्या है? तो इंडस्ट्री वाले भी फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं, कैरी अवे वेस्ट फ्रॉम द प्लांट इनटू रिवर, लेक एंड ओशियन। वो फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हुए उसी के सहारे अपनी गंदगी को नदियों में, झीलों में और समुद्र में बहा देते हैं। पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स से जो पॉल्यूटेंट है, जो सबसे खतरनाक है, होते कई सारे हैं। एक है एस्बेस्टोस जो पानी के अंदर जाता है, और दूसरा क्या है? लीड। ध्यान रखेंगे, एस्बेस्टोस फाइबर्स, इसके जो फाइबर होते हैं, कैन बी इनहेल्ड एंड कॉज इलनेस। ये क्या कहते हैं? जब हम इनहेल करते हैं तो चले जाते हैं, सच एज एस्बेस्टोसिस, लंग कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर और लिवर कैंसर। ये इस टाइप की बीमारियां पैदा करते हैं। लीड जो होती है, दिस इज अ मेटेलिक एलिमेंट एंड कैन कॉज हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये मेटेलिक एलिमेंट है, हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुदरत में ये अपने आप से डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना। जैसे कि कागज को मिट्टी में डाल दो तो गल के खत्म हो जाता है, लीड नहीं होता। सो इज हार्ड टू क्लीन अप, इसलिए इसको मुश्किल है साफ करना। वंस द एनवायरमेंट इज कंटेमिनेटेड, अगर एक बार लीड से कंटेमिनेट हो गया तो परमानेंट हो जाता है, फिर जाता नहीं है।
लीड इज हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एज इट कैन इनहिबिट द एक्शन ऑफ बॉडीली एंजाइम। इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ये याद रखेंगे, शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको लीड क्या करता है, खराब कर देता है, रोक देता है काम करने से। तो पहले इंडस्ट्री होगी, दूसरा क्या है, ऑयल पॉल्यूशन है। तो ऑयल कहां से आता है, ऑयल कहां गिरता है, पानी के अंदर। तो सबसे ज्यादा क्या है, ओशियन, हमारे समुद्र दूषित होते हैं। ओशियंस आर पोल्यूटेड बाय ऑयल ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम ऑयल स्पिल्स, रूटीन शिपिंग एंड डंपिंग। हम क्या कर रहे हैं, समुद्र में तेल जो है वो क्या है, स्पिल मतलब फैल जाता है। रूटीन शिपिंग, जो शिपिंग हो रही है, ऑयल लेकर के आ रहे जा रहे हैं, वहां से तेल कुछ फैल गया, डंपिंग, या खराब तेल को हमने वहां डंप कर दिया। ऑयल स्पिल्स मेकअप अबाउट 12% ऑफ द ऑयल दैट एंटर्स द ओशियन। जो ऑयल स्पिल है वो लगभग 12% है टोटल ऑयल जो आ रहा है समुद्र के अंदर। द रेस्ट कम फ्रॉम शिपिंग, ट्रेवल, ड्रेन्स एंड डंपिंग। ड्रेन मतलब जो बहा के छोड़ दिया गया गंदा तेल था, ठीक है, डंप कर दिया गया, वहां से आ गया। ऑयल कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, हम सबको पता है तेल पानी के साथ घुलता नहीं है, एंड फॉर्म्स अ थिक स्लज, एक मोटी सी परत बना लेगा इन द वाटर। दिस सफोकेट फिश, अब एक परत बन गई है, ऑक्सीजन ऊपर जा नहीं पा रही है, तो उसके नीचे के जो फिशेस हैं या अंदर के जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, सफोकेट होने लगते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है। सफोकेट फिश गेट्स कॉट इन द फेदर्स ऑफ मरीन बर्ड्स, ठीक है, जो मरीन बर्ड्स होती है उनके फेदर वहां फंस जाते हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है ना, स्लज बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा चिकड़ा कीचड़ जैसा, ठीक है। स्टॉपिंग देम फ्रॉम फ्लाइंग एंड ब्लॉक लाइट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एक्वाटिक प्लांट, और मरीन बर्ड्स उसमें फंस जाती हैं, लाइट अंदर तक नहीं जा पा रही है, तो उसके नीचे के जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो भी अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गया, ऑयल का हो गया। रेडियो एक्टिव वेस्ट, अब रेडियो एक्टिव कहां कहां पर होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है, ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्री, मेडिकल एक्सरे वगैरह होता है, ठीक है, साइंटिफिक प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, लैब वगैरह में, डेट यूज रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो बहुत सारी जगहों पर रेडियो एक्टिव चीजें क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। नाउ न्यूक्लियर वेस्ट कैन हैव डेट्रीमेंटल, खतरनाक, डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक इफेक्ट होते हैं मरीन हैबिटेट्स में। हम लोग करते क्या है, इसको डंप कर देते हैं, एज ए वेस्ट डाल देंगे वहां पे ताकि वो वहीं पर चला जाए, है ना, वेस्ट है तो फेंक दिया। माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम, है ना, यूरेनियम और थोरियम जो कि हमारा न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, उसकी माइनिंग, खुदाई, आर ऑल्सो कॉज ऑफ मरीन न्यूक्लियर वेस्ट, ये भी क्या है, मरीन न्यूक्लियर वेस्ट के अंदर आता है। अब माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो माइंस होती है ना, जैसे कि देखा होगा मूवी आई थी KGF, कोलार माइंस, है ना, बहुत जमीन के अंदर जाकर खुदाई की जा रही है। स्पेशली गोल्ड और कोल माइंस, खास करके जो गोल्ड और कोल माइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसिड वाटर, है ना, यहां से क्या है, एसिड वाटर के ये लोग जिम्मेदार होते हैं बहुत ज्यादा एसिड वाटर के लिए, ठीक है, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स एंड हार्बिसाइड्स में वॉश इनटू रिवर एंड स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, ठीक है, जब बारिश होती है तो जो पेस्टिसाइड होता है खेतों का, या फर्टिलाइजर है या हार्बिसाइड है, वो धुल धुला के बह करके कहां चला जाता है, तालाबों में, स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी खड़ा हुआ है, या नदियों में चला जाएगा। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, पानी को पॉल्यूट कर रहा है। सीवेज, हम लोगों के घरों से जो गंदी नालियों का पानी निकल रहा है वो भी कहां जा रहा है, नदियों में जा रहा है। तो सीवेज क्या होता है, हमारे घरों का जो गंदा पानी है। डिस्पोजल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, और जो हमारे घरों का वेस्ट है, ठीक है ना, तो सीवेज एज वेल एज डोमेस्टिक एंड फार्म वेस्ट, फार्म मतलब जो किसानी का गंदगी होती है ना, देखा होगा कभी फार्म्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी गंदगी को धुला करके नाली में डाल दिया जाता है, नाली बह करके फिर आगे कहां पहुंचती है, तालाबों में या नदियों में। वो आर ऑफन अलाउड टू पॉल्यूट रिवर्स एंड डैम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब पता है हमको, बचपन में सीखा हम लोगों ने, बस केवल अब क्या है, वही रिवाइज कर लो फटाफट कि इन सब चीजों से क्या हो रहा है, पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। ओके, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हम लोग नहाते हैं, कपड़े धुल रहे हैं, एटसेट्रा, इन टाउन एंड विलेजेस लीड टू द वाटर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली बात है, अब तुम कहोगे सर ये सब ना करेंगे, लेकिन पॉल्यूशन तो हो ही रहा है ना, ठीक है। कुछ हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन है, कुछ हमारे परंपराएं हैं, ठीक है, जैसे कि डेड बॉडीज को डाल देना पानी में, बहा देते हैं, है ना, परंपरा के तहत। जो आइडल्स ऑफ गॉड एंड देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसको पानी में डाल देते हैं ना। डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज एंड इमर्सन ऑफ आइडल्स, जो मूर्तियां हैं गॉड की और गॉडेस की, इनटू वाटर बॉडीज ड्यूरिंग वेरियस फेस्टिवल इन इंडिया डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। अभियान भी चल रहा है, अब काफी सख्ती कर दी गई है कि पानी में मूर्तियां नहीं डालोगे, तो अब इस समय गड्ढा खोद के मूर्तियों को गाड़ा जा रहा है, ठीक है। अब मूर्तियों से क्या हो जाता है, मूर्तियां बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की,
किसकी बनती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की, विच यूज जनरली टू मेक द आइडल्स कंटेन। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? जिप्सम होता है, सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। एंड आइडल्स आर डेकोरेटेड यूजिंग केमिकल पेंट, जो उसको पेंट करके कलरफुल बनाया जाता है मूर्तियों को, डेट कंटेन मैग्नीशियम, कैडमियम एंड लीड। उस पेंट में ये 3 चीजें होती हैं। अब बात समझ में आई उन मूर्तियों से क्यों दिक्कत है? मूर्ति से दिक्कत नहीं, मूर्ति केवल मिट्टी की हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे दिक्कत आ रही है, ठीक है। ऑल दिस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, तो आप मिट्टी की मूर्ति बनाएं, छोटी मूर्ति, साफ सुथरी, जो गांव में से पहले बनते थे हमारे, उन मिट्टी की मूर्ति को पूजें और उसको जाके नदी में करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सच वाटर पॉल्यूशन कैन डैमेज द इकोसिस्टम बाय किलिंग एक्वेटिक प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऐसा जो पॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है हमारे इकोसिस्टम को, एक्वेटिक प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। और जो दूसरे क्रीचर हैं जो डिपेंड है पानी के ऊपर, क्रीचर मतलब जानवर जो पानी के ऊपर डिपेंड है, पानी पी रहे हैं, उनको भी क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये थे हमारे पास किन किन कारणों से पानी पॉल्यूट होता है। तो सिंपल सा है, ये हमने बचपन में ही पढ़ा था, फिर पढ़ लिया अभी। अब इंप्योरिटीज इन वाटर, वाटर में इंप्योरिटीज कैसी कैसी होती हैं? जैसे घरों में पानी आता है तो क्या क्या इंप्योरिटी हो सकती है पानी के अंदर? तो दीज इंप्योरिटीज आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू सॉइल इरोजन। अगर एक साफ पानी, मतलब पानी साफ ऐसे भी नहीं, मतलब साफ नहीं होता ना, साफ का मतलब क्या है? प्योर तो पानी होता ही नहीं है। तो सॉइल इरोजन इंक्लूडिंग सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी हो सकती है, पॉलेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पॉलेंस हो सकते हैं, ठीक है ना। पॉलन क्या होते हैं? पता है ना, पॉलन जो फूलों के अंदर पाया जाता है। जनरली दीज इंप्योरिटीज आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये साधारण इंप्योरिटी, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, फिल्टर करके हम इनको अलग कर देते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास क्या? फिजिकल इंप्योरिटीज, ठीक है। नाउ मिनरल इंप्योरिटीज। इंप्योरिटी के अंदर पहला फिजिकल, अब क्या है? मिनरल। दीज आर मेनली द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल विच गेट डिसॉल्व इन ग्राउंड वाटर। ये जनरली क्या होता है? मिनरल्स। बहुत से मिनरल अच्छे फायदेमंद भी होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इंप्योरिटी इन वाटर, यानी कि प्योर पानी के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हम बात कर रहे हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज टोटल डिसॉल्व सॉलिड, TDS। अगर आप लोगों के घरों में RO लगा होगा तो वहां देखा होगा, वो एक आके नापता है, क्या नापता है? TDS नापता है, ठीक है ना। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड्स, आर्सेनिक एंड आयरन। ये 3 मेन चीजें हैं जहां ऑल ओवर इंडिया में कि आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड से क्या है? पानी दूषित हो गया है, विच कॉजेज फैटल डिजीज। और ये बड़ी खतरनाक डिजीज, बीमारियां पैदा करते हैं। ऑर्गेनिक इंप्योरिटी, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग। सरफेस वाटर, जो पानी सरफेस पे है, इज सब्जेक्टेड टू दीज ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। उसमें ऑर्गेनिक इंप्योरिटी पाई जाती है। कैसे? कंप्राइजिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू, क्योंकि उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल के पार्ट्स हैं, जला हुआ कुछ और तरीके से, या प्लांट्स और एनिमल पार्ट, टहनी टूट के गिर गए उसके अंदर, ठीक है ना, पानी के अंदर, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो प्लांट्स और एनिमल सरफेस ऑफ अर्थ से पाए जा रहे हैं, पानी वहां से बह के निकल रहा है, तो वो प्लांट्स और एनिमल के पार्ट्स भी पानी के अंदर आ जाते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड आर द चीफ ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स फाउंड इन वाटर। ये भी क्या होता है? ऑर्गेनिक होते हैं। तो पानी के अंदर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट, अब ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक या मिनरल, मिनरल कह लो, इनऑर्गेनिक कह लो, ये ऑर्गेनिक हो गए। तो कौन सी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं, कौन सी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन सबको पता है, कैसे कंट्रोल करोगे भैया? जुडिशियस मतलब सोच समझकर या निर्णायक तरीके से, दिमाग से इस्तेमाल करें। एग्रोकेमिकल लाइक पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर का, ये नहीं कि खेतों में अंधाधुंध झोंक दिया जा करके कि हाँ हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। विच विल रिड्यूस सरफेस रन ऑफ, अवॉइड, ठीक है, अवॉइड देयर यूजेस ऑफ दीज ऑन स्लोप लैंड, ठीक है। सरफेस रन ऑफ, सरफेस से भागना, रन ऑफ मतलब भागना। तो जब बारिश वगैरह होती है तो पेस्टिसाइड अगर कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक जमीन सोख लेगी, सरफेस से आगे पानी के साथ बह के आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और कह रहा है अवॉइड करो इसका इस्तेमाल जहां पे स्लोप लैंड्स होते हैं, जहां ढलान होती है वहां पे तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए तो बेटर है, क्योंकि पानी के बहाव में निकल के सब नीचे आ जाता है। यूज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट टू सप्लीमेंट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। कोशिश करें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है ना, राइजोबियम पढ़ते थे हम लोग एक, जिससे कि क्या होती थी, हमारी जो जमीन होती थी वो वहां से नाइट्रोजन क्या होता था, सप्लाई होती रहती थी, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ करके फिक्स करके सप्लाई करते हैं। तो इससे क्या हमको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन पेस्टिसाइड। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है?
यहां पर हम लोग कुदरती तरीके से कीड़े मकोड़ों को साफ करते हैं, है ना। क्लास 12 में पढ़ा होगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। एक कीड़े को हटाने के लिए हमने दूसरा कीड़ा लगा दिया, या एक कीड़े को खत्म करने के लिए हमने कुछ ऐसा बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जो हमारे लिए तो नुकसानदायक नहीं है लेकिन उस कीड़े के लिए नुकसानदायक होगा, तो उससे हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करेंगे। प्रिवेंट रन ऑफ मैन्योर, जो मैन्योर है रन ऑफ मतलब कि जो पानी साथ बह रहा है उसको रोके। डाइवर्ट सच रन ऑफ टू बेसिन फॉर सेटलमेंट, ठीक है ना। तो बेसिन मतलब अगर ऐसा बह के जा रहा है तो आगे एक ऐसा गड्ढा टाइप का बना लें जिसके अंदर वो सारा मैन्योर रुक जाए और पानी पानी ऊपर से निकल जाए, ठीक है। तरीका होता है इसका। सेपरेट ड्रेनेज ऑफ सीवेज एंड रेन वाटर। अब होता क्या है हमारे घरों में, जो रेन वाटर है और जो नाले का पानी वो सब एक साथ ही बह करके आगे जाता है। कायदा ये होना चाहिए 2 नालियां होनी चाहिए, एक रेन वाटर का पाइप एक अलग नाले में होना चाहिए और सीवर का पाइप एक अलग नाले में होना चाहिए। यस, ऐसा होता है। सेपरेट ड्रेनेज फॉर सीवेज एंड रेन वाटर शुड प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ सीवेज विद इन रेन वाटर। तो इससे क्या होगा कि जो सीवर होते हैं ना हमारे, उनका ओवरफ्लो नहीं होगा बरसात में। अब बरसात में देखते हैं ना सीवर क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाते हैं, फिर वही पानी जाकर के आगे नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो नदियां खुल जाती हैं और सारा गंदा पानी नदियों में चला जाता है। प्लांटिंग ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। प्लांट को उगाएं, पेड़ पौधे उगाएं, सॉइल इरोजन नहीं होगा। वेस्ट वाटर शुड बी ट्रीटेड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसको तो हम डिटेल में भी देखेंगे, हमारे कोर्स में ही है। क्लास 12 में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं पानी को। पहले सेटलमेंट करते हैं, फिर आगे एक टैंक में डालते हैं, फिर दूसरे टैंक में डालते हैं ना। मतलब जो घरों से या फैक्ट्री से जो पानी गंदा निकल रहा है उसको 2 या 3 स्टेप में साफ करके फिर हम उसको कहां छोड़ देते हैं, नदी में छोड़ देते हैं। तो वही है ट्रीटमेंट, यहां जो बात बोली जा रही है। वेस्ट वाटर शुड बी ट्रीटेड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट टू रिड्यूस बीओडी। याद आया, बीओडी क्लास 12 में पढ़ा था, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। पढ़ेंगे अभी डिटेल में, अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा। सीओडी लेवल, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अप टू परमिसिबल लेवल ऑफ डिस्चार्ज। मतलब इतना लेवल हो जाए कि वो जब पानी को छोड़े हम लोग कहां पे, नदियों में, तो वो पानी नुकसानदायक ना हो, ठीक है ना। बीओडी और सीओडी, ये बीओडी सीओडी की जो मात्रा होती है ये बताती है कि पानी में कितनी गंदगी है, पानी कितना पॉल्यूटेड है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट मतलब जो चीज गंदगी छोड़ी जा रही है, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर टॉक्सिसिटी। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, जो कूड़ा करकट निकल रहा है, उसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट करने का मतलब है कि उसको हमको पहले क्या कर लेना, कुछ ऐसा उसको ट्रीटमेंट देना है कि उसके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, जहरीलापन है, वो कम हो जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो बायोडिग्रेड नहीं हो सकता है, सच एज प्लास्टिक, शुड नॉट बी डम्प्ड इन वाटर बॉडीज। इसको पानी में नहीं डालना है हमको। दिस नॉट ओनली इंक्रीज द लेवल ऑफ टॉक्सिन इन वाटर बट ऑल्सो चोक द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म टू डेथ, ठीक है ना। ये टॉक्सिक लेवल तो बढ़ाए रहे हैं, साथ साथ में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको चोक, है ना, सांस लेने में दिक्कत है, फंस जाते हैं उसके अंदर, मर जाते हैं बेचारे। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बाथिंग एंड वॉशिंग इन द रिवर, नदियों में ना नहाए। पॉन्ड्स एंड लेक, वॉशिंग एनिमल, इमर्सिंग ऑफ आइडल मस्ट बी स्टॉप, है ना। ये सारे काम, देव देवताओं को पानी में डालना, नदियों में नहाना सीधा, या जानवरों को नहलाना, ये सब क्या होना है, बंद करना है हमको। तो ये तमाम चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना छोटी क्लासेस में। अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर? पानी साफ होना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है, बात बाकी ये भी तुम लोगों को आता है, ठीक है ना, ये भी तुम लोगों को आता है, ठीक है। अब तुम लोग सब आता पढ़े क्या, बस एक बार देख लो, बात बाकी ये अपने मन से बना के लिख सकते हो, ठीक। सेफ ड्रिंकिंग और सेफ ड्रिंकिंग को हम लोग सेफ जो वाटर होता है उसको हम पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं, ध्यान रखना। इज द वाटर दैट कैन बी डिलीवर्ड टू द यूजर, ये वो पानी है जो यूजर को दिया जा रहा है, यूजर मतलब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, एंड इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और ये पीने के लिए सेफ है, फूड प्रिपरेशन खाना बनाने के लिए सेफ है, पर्सनल हाइजीन नहाने धोने के लिए सेफ है, कपड़े धुलने के लिए सेफ है। तो ऐसा पानी जो फाइनली जो यूजर इस्तेमाल करेगा, यानी कि हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे टंकियों में आता है या जमीन से निकल रहा है, ऐसा पानी जो सेफ हो पीने के लिए, या सिंपल हम कह सकते हैं ऐसा पानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, खुद के नहाने धोने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, वो सेफ, वो सुरक्षित होना चाहिए, उससे किसी टाइप की बीमारी ना हो, ठीक है, किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं बात क्या जो समझाना चाह रहा हूं मैं। द वाटर मस्ट मीट द रिक्वायर्ड केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल क्वालिटी, है ना। पानी की क्या होती है, केमिकल क्वालिटी, बायोलॉजिकल क्वालिटी यानी कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, और फिजिकल उसका टेक्सचर, कलर वगैरह कैसा है वो।
तो जो हम पानी पीते हैं कह रहा है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। वैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है, बायोलॉजिकल का मतलब उसके अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस नहीं होने चाहिए, केमिकल से मतलब उसके अंदर पानी हो कुछ और ना हो, ठीक है। स्टैंडर्ड एट द पॉइंट ऑफ सप्लाई टू द यूजर, जब इस यूजर उसे इस्तेमाल करता है तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। देयरफॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ रिलेटिव टर्म, ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब देखो तुम्हें यहां पर रिलेटिव टर्म, यानी कि रिलेटिव टर्म क्यों है यहां पे बात बताता हूं मैं, इसको लाइन को पूरा कर लें। देयरफॉर कह रहा है सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज रिलेटिव टर्म, रिलेटिव मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना है। जो पानी मेरे लिए सेफ है हो सकता है किसी और के लिए सेफ ना हो, बताऊंगा अभी। विच डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन ऑफ द कंट्री, द स्टैंडर्ड सेट फॉर द डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। कह रहा है सेफ वाटर की जो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन है हर कंट्री की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। और वो हर कंट्री की अलग अलग क्यों होती है वो बताता हूं मैं अभी। जैसे कि मैं तुम लोग बताऊं, जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग पानी पी लेते हैं कहीं का भी, ठीक है ना। टंकी का पानी पी लिया, नल का पानी पी लिया, जमीन से पानी निकल रहा है डायरेक्ट पी लिया। लेकिन वहीं पे डेवलप कंट्रीज है, अमेरिकन वगैरह आते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कहीं भी, वो उनके हाथ में हमेशा बोतल रहती है पानी की, कौन सी बिस्लरी टाइप की या अपने जो भी मतलब जो अपने बोतल से पानी आती हैं वो पानी की बोतल लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको साफ आरओ पानी पीने की आदत पड़ चुकी है। अब बचपन से वही पानी पीते चले आ रहे हैं, तो यहाँ का पानी अगर पिया उन्होंने लगातार 2-4 दिन तो क्या होगा, उनका पेट खराब हो जाएगा। यही वजह होती है कि हम लोग कहते हैं जब पानी बदलता है तो तबीयत बिगड़ जाती है कई बार कुछ लोगों की। बात समझ में आ रही है? तो हर कंट्री का जो वो है इंसान है उसको अलग तरीके से ढला हुआ है वो, तो कौन सा पानी से किस कंट्री का इंसान बीमार नहीं पड़ रहा तो वही पानी उसके लिए सेफ माना जाता है। बात समझ में आ गई? तो वही है, कह रहा है ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस ऑफ कंट्री की स्टैंडर्ड और गाइडलाइन डिपेंड करता है। द स्टैंडर्ड सेट फॉर डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स आर डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड सेट है अलग अलग कंट्री में। द स्टैंडर्ड ऑफ WHO इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज डेट ऑफ USA। जो WHO ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो USA का नहीं है, कनाडा का नहीं है, यूरोपियन का नहीं है, यूरोपियन कमीशन का नहीं है, रशिया का नहीं है, इंडिया का नहीं है, साउथ अफ्रीका का नहीं है, इथियोपिया का नहीं है, एंड सो ऑन। द टर्म सेफ डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये लाइन पकड़ेंगे। सेफ का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एबिलिटी की, इंसान की रेजिस्टेंस एबिलिटी कितनी है कि उसे रोग नहीं होगा उसको वो पानी पीने से, ठीक है ना। आरओ का पानी पी के भी कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं, और शुद्ध पानी चाहिए फिर, ठीक है। तो ये चीज हमें केवल, सेफ का मतलब केवल क्या है कि वो पानी पीकर इंसान बीमार नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। और उसका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म मतलब पूरा जो, एक तो बीमार ना हो, प्लस बीमार के साथ साथ, अब ये नीचे आते हैं बताता हूं मैं। वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज इन सम अफ्रीकन कंट्रीज माइट नॉट बी सेफ इन यूरोपियन कंट्री। तो साफ साफ कह रहा है जो पानी सेफ है अफ्रीकन कंट्री के लोगों के लिए वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। हो सकता है यूरोपियन कंट्री वाले पड़ जाएंगे। सम अफ्रीकन कंट्री ऑलरेडी डेवलप रेजिस्टेंस, वहां के लोगों का अगर पानी जो थोड़ा सा गंदा पी रहे हैं तो वहां के लोगों में ऑलरेडी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है टू सम ऑफ द वाटर रिलेटेड डिजीज। उस पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के लिए उनकी वहां की बॉडी क्या हुई, रेजिस्टेंस हो चुकी था, उनको बीमारी नहीं होती, तो वो पानी उनके लिए सेफ है। बात समझ में आई? अब पानी सेफ से दो बातें हैं निकलनी है हमको। सेफ का मतलब क्या हो गया? एक तो डिजीज नहीं होनी चाहिए, डिजीज के बाद ये सारी चीजें, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो पानी हमारी बॉडी में काम करता है नॉर्मल, सपोर्ट करे हार्ट हेल्थ में, इंप्रूव करे सर्कुलेशन, इंक्रीज वेस्ट रिमूवल, फ्लशेस द टॉक्सिन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज एनर्जी एंड अलर्टनेस, ये सारे काम पानी के हैं। तो ये सारे काम उसे करने चाहिए। साथ साथ में कुछ यहां पे उनका नाम दे दिया मैंने, ऐसी डिजीज हैं जो पानी, दूषित पानी होने की वजह से फैलती हैं, तो बीमारियां ना हो और ये सारे काम करे पानी, तो पानी सेफ है, फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो पानी को हम लोग सिंपली सेफ बोल देते हैं। ऊपर समझ में आ गया ना? हर कंट्री के लिए सेफ वर्ड अलग है। क्लियर है बातें? ओके। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी सेफ ड्रिंकिंग वाटर की। अब वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है? मैंने यहां पे लिस्ट दे ही दी है। ऐसी बीमारियां जो दूषित पानी, कंटेमिनेट पानी पीने की वजह से होती हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीज सिंपल है, वाटर बॉर्न डिजीज आर कंडीशन कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन वाटर। ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक बताते हैं ना, डिजीज कॉजिंग एजेंट, जो पानी से ट्रांसमिट होते हैं, फैलते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं। दीज डिजीज कैन बी स्प्रेड वाइल बाथिंग। कब फैल सकते हैं? नहाते वक्त, कपड़े धुलते वक्त,
पीते वक्त और बाय ईटिंग फूड एक्सपोज टू कंटेमिनेटेड वाटर, या हमने किसी दूषित पानी से खाना बना दिया है तो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस होगा, वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। While diarrhea and vomiting are the most commonly reported symptoms, सबसे कॉमन सिम्टम, अगर आपको वाटरबॉर्न डिजीज हो गई है तो सबसे कॉमन सिस्टम क्या है? डायरिया और वॉमिटिंग, है ना। डायरिया हो जाएगा और वॉमिटिंग होने लगेगी आपको। क्लियर है? वाटरबॉर्न इलनेस अदर सिम्टम्स कैन इंक्लूड स्किन, ईयर, रेस्पिरेटरी और आई प्रॉब्लम, है ना। बाद में क्या, क्योंकि यही पानी नहाते धोते हैं तो स्किन, ईयर, रेस्पिरेटरी और आई, ये इन्फेक्शन जल्दी आते हैं समझ में। लैक ऑफ क्लीन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन, अगर लैक कमी है क्लीन वाटर सप्लाई की, सैनिटेशन नहीं है, सैनिटेशन साफ सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं है, आर द मेजर कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज, ये वाटरबॉर्न डिजीज के फैलने के सबसे बड़े कारण होते हैं। तो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन, तो वॉश करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। किसी कम्युनिटी में कोई डिजीज फैल रही वाटरबॉर्न तो उसका वजह क्या है? वॉश, पानी की सप्लाई क्लीन नहीं है, सैनिटाइज नहीं है और हाइजीन नहीं है। देयरफॉर रिलायबल एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इज द मेन मेथड टू प्रिवेंट द वाटरबॉर्न डिजीज, तो सबसे अच्छा तरीका है कि पानी साफ हो और सैनिटाइज हो, वही पानी कम्युनिटी के पास सप्लाई किया जाए। तो जनरल बातें हैं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। वाटरबॉर्न डिजीज, ये सारी डिजीज मैंने यहां दे रखी है, एक लिस्ट मैंने और बना दी यहां पर। तो वाटरबॉर्न डिजीज सबसे कॉमन क्या है, ये तो तुम्हें याद ही कर लेनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन कौन सी है अपने पास? कॉलेरा, जियार्डियासिस, देन टाइफाइड फीवर है, लेप्टोस्पायरोसिस है, डायरिया है और बॉट्यूलिज्म है। बॉट्यूलिज्म, ठीक है ना। तो ये उनके मैंने यहाँ पर जो खास खास हैं उनके एजेंट और सिम्टम लिख दिए हैं। डायरिया, टाइफाइड फीवर, अमीबियासिस, जियार्डियासिस, सिजिलोसिस, हेपेटाइटिस ए और कॉलेरा, तो मेन मैंने उनका यहाँ पर क्या कर दिया है? लिख दिया है। क्लियर है बातें? ठीक है। तो वाटरबॉर्न डिजीज में हमारे पास इतना ही था कि वाटरबॉर्न डिजीज में क्या क्या होता है। तो ये वाटर पॉल्यूशन के बारे में सारी बातें थी। नेक्स्ट लेक्चर में क्या आने वाला है अपना? एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन, ठीक है ना। तो अब हम लोग जान लेते हैं क्या? अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां? प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी? वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं? MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिला करके 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा? इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर कोई पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा? वो तो उसके लिए क्या होगा? लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है। MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते? यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा? क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके, सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए? 40 नंबर में पास हो जाओगे।
ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या लो क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।